मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के कोई 11:30 बज रहे थे। प्रीतम अपनी मारुति डिजायर चला रहा था, अकेला, थका हुआ और थोड़ा परेशान। भीलवाड़ा से निकले उसे 2 घंटे से ज्यादा हो गए थे। उदयपुर पहुंचना था और रात जैसे जैसे गहरी होती जा रही थी, सड़क और भी सुनसान होती जा रहे थे। डैशबोर्ड पर जीपीएस की नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। बाहर सिर्फ अंधेरा था। दोनों तरफ घना जंगल, बीच बीच में किसी पेड़ की टहनी हवा में हिलती तो हेडलाइट्स की रोशनी में उसकी परछाई इस तरह नाचती जैसे कोई हाथ हिला रहा हो। प्रीतम शर्मा, 35 साल, जयपुर की एक मिड साइज लॉजिस्टिक कंपनी में सीनियर सेल्स मैनेजर, इस तरह के सफ़र का आदी था। जिंदगी में बहुत से रास्ते नाप चुका था, मगर आज की रात कुछ अलग थी। पता नहीं क्यों पेट में एक अजीब सी बेचैनी थी जो भीलवाड़ा छोड़ते वक्त साथ हो आई थी। कल सुबह 9 बजे उदयपुर के एक बड़े वेयरहाउस ग्रुप के साथ मीटिंग थी। 3 महीने की मेहनत, 4 राउंड्स का नेगोशिएशन और 1 करोड़ से ऊपर का डील, सब कुछ इसी एक मीटिंग पर टिका था। बॉस ने साफ कह दिया था, प्रीतम, इस बार नहीं हुआ तो फिर बात करना। इसलिए वो निकला था रात को अकेले। कार में रेडियो बज रहा था, कोई पुराना गाना। किशोर कुमार की आवाज़ में कुछ था जो रात के अंधेरे को थोड़ा कम अकेला बनाता था। प्रीतम ने वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाया और सीट पर थोड़ा सेटल हो गया। बाहर की दुनिया बिल्कुल थम गई थी। कोई गांव नहीं, कोई ढाबा नहीं, कोई और गाड़ी नहीं, सिर्फ सड़क, जंगल और वो एक अकेली डिजायर जो रात के सीने को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी एक झटका आया, गाड़ी थोड़ी लड़खड़ाई। प्रीतम ने तुरंत ब्रेक लगाया। स्टीयरिंग थोड़ा खींचने लगा था बाईं तरफ। उसे समझते देर नहीं लगी, टायर पंचर। उसने गाड़ी धीरे धीरे साइड में लगाई, इंजन बंद किया। कुछ देर बस बैठा रहा सीट पर, हाथ स्टीयरिंग पर, आंखें बंद। यार, आज की रात। बाहर निकला। रात की हवा एकदम ठंडी थी, एक तरह की नमी जो राजस्थान के जंगलों में रात को उतरती है। लेफ्ट रेयर टायर पूरी तरह फ्लैट था। उसने बूट खोला, स्पेयर टायर थी थैंकफुली, मगर जब उसने जैक ढूंढा तो हाथ खाली लौटे। जैक था ही नहीं। उसे याद आया पिछले हफ्ते घर पर पड़ोसी के बेटे की साइकिल के लिए निकाला था, वापस रखा ही नहीं। पत्नी ने कहा भी था वापस रख दो। उसने कहा था कि कल रख देता हूँ। वो कल आज की रात बन गया। उसने फ़ोन निकाला, नेटवर्क एक बार। उसने हेल्पलाइन डायल की, डेड। फिर एक और नंबर, बंद। सिग्नल आता था जाता था, जैसे कोई जिद करके उसे अकेला छोड़ देना चाहता हो। वो सड़क के किनारे खड़ा रहा। दोनों तरफ जंगल की काली दीवारें, ऊपर आसमान में तारे थे, बहुत सारे, बहुत साफ, मगर उनकी रोशनी यहाँ तक नहीं पहुँचती थी। हवा में कुछ आवाज़ें थी, पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं कोई रात का पक्षी, और एक और आवाज़ जो शायद जंगल से आ रही थी या शायद उसके अपने दिमाग से। प्रीतम ने सिगरेट निकाली,
वो जो बस एक आखिरी वाली थी, जो पिछले 3 सालों से आखिरी बनी हुई थी। लाइटर जलाया, धुआं छोड़ा और तभी उसने देखा सड़क के किनारे उसकी हेडलाइट्स की धुंधली रोशनी के ठीक बाहर एक आकृति। पहले उसे लगा पेड़ है, फिर लगा परछाई है, फिर वो आकृति हिली। एक आदमी था, लंबा, बहुत लंबा, शायद कोई 6 फुट 2 इंच या फिर 3 इंच। काले रंग का कुर्ता जो हवा में बिल्कुल नहीं हिल रहा था, जबकि रात की हवा चल रही थी। उसके हाथ उसके बाजुओं के साथ लटके हुए थे। वो धीरे धीरे चला आ रहा था। प्रीतम का दिल एक पल के लिए रुका। फिर उस आदमी ने कहा एक सामान्य आवाज में, बिना किसी नाटकीयता के साथ, टायर पंचर हो गया क्या? प्रीतम ने जवाब दिया, हाँ, और ऊपर से जैक भी नहीं है। वो आदमी रुका। उसने एक नज़र टायर पर डाली, फिर उसने कुछ कहा नहीं, बस धीरे से गाड़ी के पास झुका और उसने अपने दोनों हाथ गाड़ी के नीचे डाल दिए। प्रीतम समझा नहीं। तब उस आदमी ने गाड़ी उठा ली। पूरी मारुति डिजायर जमीन से अपने हाथों से उसने ऐसे उठाया जैसे कोई थैला उठाता है। कोई करंट नहीं, कोई कंपन नहीं, बस गाड़ी हवा में थी। बदलो, जल्दी करो। प्रीतम कुछ देर बस खड़ा रहा। उसका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। एक मारुति डिजायर का वेट कोई 900 से 950 किलो होता है और ये आदमी उसे ऐसे थामे खड़ा था जैसे वो कुछ भी नहीं था, बस हवा। मगर उस रात उस सुनसान सड़क पर प्रीतम ने एक काम किया। उसने सवाल नहीं किए। उसने टायर निकाला, स्पेयर लगाया, नट्स कसे, जितनी जल्दी हो सकती थी। जब काम हो गया तो उसने कहा, हो गया। गाड़ी नीचे आ गई, एकदम स्मूथली, जैसे क्रेन से उतारी गई हो। वो आदमी सीधा खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ देखे एक बार, फिर प्रीतम की तरफ देखा। उदयपुर जाते हो? हाँ, साथ ले चलो थोड़ी दूर तक। प्रीतम को नहीं कहना चाहिए था। हर वो चीज़ जो उसने कभी पढ़ी थी, सुनी थी, जानी थी, वो सब कह रहे थे नहीं। मगर उस आदमी ने अभी उसकी गाड़ी हाथों से उठाई थी। उसने उसकी मदद की थी और रात के उस पहर में उस सुनसान जंगल में नहीं कहना शायद और ज़्यादा खतरनाक था। वो बैठ गया पैसेंजर सीट पर। प्रीतम ने इंजन स्टार्ट किया। पहले कुछ मिनट्स बिल्कुल चुप रहे दोनों। प्रीतम ने रेडियो ऑन किया, वही किशोर कुमार वाला स्टेशन। मगर आज आवाज़ थोड़ी धीमी थी, थोड़ी टूटी टूटी। उस आदमी की उम्र का अंदाज़ा नहीं लग रहा था। चेहरा तीखा था। आंखें प्रीतम ने एक बार साइड से देखा, बहुत गहरी, बहुत शांत, जैसे उनमें कोई हलचल नहीं। काम करते हो वहाँ? हाँ, प्रीतम ने कहा। मीटिंग है कल। वो आदमी चुप रहा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, इस रास्ते को जानते हो? पहली बार आ रहा हूँ। यहाँ एक गांव था, धानी, बस 3-4 घर, सब खत्म हो गए। प्रीतम ने पूछा, कब? बहुत साल पहले। फिर उस आदमी ने बात की, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दी के। उसने उसका नाम बताया, रघुवीर सिंह। वो इस इलाके का था, जन्मा पला बड़ा इन्हीं जंगलों में। उसके बाप के बाप ने यहाँ ज़मीन जोती थी। गांव छोटा था, धानी, मगर था, पानी था, खेत थे, लोग थे। रघुवीर जवान था जब उसने शहर देखा पहली बार।
किसी काम से अजमेर गया था। वहाँ उसने देखा बड़ी इमारतें, बड़े लोग, बड़ी जिंदगियाँ। मगर वो वापस आ गया, यहीं रहा। उसकी एक बेटी थी, चंपा। उसकी आवाज़ में जब चंपा आया, एक पल को उसमें कुछ बदला। बहुत हल्का, जैसे हवा में एक लहर आई और चली गई। चंपा की उम्र थी 12 साल। जब एक रात, उस रात बारिश थी, बहुत तेज। वो खेत की तरफ गए थे किसी काम से अकेले रात को, और वापस नहीं आई। रघुवीर ने सुबह ढूंढा, दोपहर को ढूंढा, फिर गांव वालों ने ढूंढा। जंगल में गए, नाले में गए, चंपा नहीं मिली, कभी नहीं मिली। उसके बाद रघुवीर बदल गया था। वो खुद कहता था, खाना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया, बस इन्हीं रास्तों पर चलता रहा। रात को उसी जगह के आसपास से जहाँ चंपा गई थी। बरसों बीते, गांव के बाकी लोग धीरे धीरे चले गए। जमीन सूखी, पानी कम हुआ। एक एक कर सब शहर की तरफ निकल गए, मगर रघुवीर नहीं गया। वो रहा इन्हीं जंगलों में। मुझे लगता था, उसने कहा बहुत धीरे से, कि वो कभी कभी आएगी इस रास्ते से, और मैं यहाँ ना रहा तो। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। प्रीतम ने कुछ नहीं कहा। क्या कहता? वो एक बाप की बात सुन रहा था, जो अपनी बच्ची को ढूंढता ढूंढता खुद इन जंगलों का हिस्सा बन गया था। जिसने शहर नहीं चुना, वो जिसने जिंदगी नहीं छोड़ी, बस जिंदगी की परिभाषा बदल ली। जीपीएस ने एक टर्न इंडिकेट किया। प्रीतम ने मोड़ा। यहाँ छोड़ दो। प्रीतम ने कार रोकी। एक छोटा सा कच्चा रास्ता था, जंगल के अंदर जाता हुआ। हेडलाइट्स में दिखता था कुछ दूर तक सिर्फ अंधेरा। रघुवीर ने डोर खोला, बाहर निकला। फिर उसने एक बार प्रीतम की तरफ देखा। कल मीटिंग अच्छी रहेगी, चिंता मत करो। और वो चल दिया उस कच्चे रास्ते पर। अंधेरे में प्रीतम बैठा रहा, इंजन चलता रहा। उसने मिरर में देखा, वो रास्ता खाली था, रघुवीर नहीं था। 3-4 कदम गया था वो। इतनी दूर तक हेडलाइट्स पहुंचती थी और वो वहां था ही नहीं। प्रीतम उदयपुर पहुंचा रात के करीब 1 बजे। होटल चेक इन किया, रूम में गया, बिस्तर पर बैठा। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। वो उसने नोटिस किया। उसने पानी पिया, फिर और पिया। नींद नहीं आई। वो बस छत को देखता रहा। सुबह मीटिंग थी, उसे तैयार होना था। प्रेजेंटेशन रेडी थे, नंबर्स याद थे, सब कुछ ठीक था। मगर उसका दिमाग बार बार उस रास्ते पर जाता था, उस आदमी के हाथों पर जिन्होंने गाड़ी उठाई थे, उस आवाज़ पर जब उसने चंपा कहा था। सुबह वो होटल से निकलने से पहले एक काम किया। रिसेप्शन पर गया। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी था। उसने उससे पूछा उस रास्ते के बारे में, धानी गांव के बारे में। उस बुजुर्ग का चेहरा एक पल के लिए रुका। धानी, वो तो काफी साल पहले उजड़ गई, सब लोग चले गए। वहां कोई रघुवीर सिंह था? बुजुर्ग ने उसे देखा एक अजीब नजर से। रघुवीर सिंह? हाँ, था। उनकी बेटी खो गई थी, चंपा। वो उसके बाद वो भी नहीं रहे। बहुत साल पहले जंगल में ही कुछ हुआ था उन्हें, लाश भी नहीं मिली। प्रीतम उस होटल के बाहर खड़ा रहा। धूप थी। उदयपुर की सुबह खूबसूरत थी। बाजार जाग रहा था। लोग थे, आवाजें थी, जिंदगी थी।
मगर उसके कानों में एक ही जुमला गूंज रहा था, कल मीटिंग अच्छी रहेगी। मीटिंग हुई, डील फाइनल हुई, बॉस ने कॉल किया। वाह प्रीतम, क्या किया तूने आज? कॉलीग्स ने व्हाट्सएप पर कॉन्ग्रेचुलेशंस भेजे। एक सेलिब्रेशन डिनर था शाम को, मगर जब वो रात को वापस उस रास्ते से गुजरा, वो रुका नहीं, उसने स्पीड भी नहीं घटाई। बस जब उस कच्चे रास्ते के पास पहुंचा, उसने एक बार मिरर में देखा। वो रास्ता खाली था, हमेशा की तरह, मगर और ये शायद उसका दिमाग था, शायद रात की रोशनी थे, शायद कुछ और था। उसे लगा बहुत दूर उस कच्चे रास्ते के अंधेरे में कोई खड़ा है और उसके बाजू में एक बहुत छोटी एक और आकृति, दोनों हाथ पकड़े। प्रीतम ने एक्सीलरेटर दबाया और उस रात के बाद उसने कभी उस रास्ते से सफ़र नहीं किया, मगर कभी कभी रात को जब घर पर बिजली जाती है और अंधेरा होता है, उसे याद आता है वो हाथ जिन्होंने एक पूरी गाड़ी उठाई थी, और वो आवाज़। मुझे लगता था कि वो कभी कभी आएगी। शायद रघुवीर को मिल गई चंपा, शायद इसलिए वो उस रात मुस्कुरा रहा था, शायद। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। गोपाल का ठेला धीमी रफ्तार से खिसक रहा था। लकड़ी के पहियों की वो जानी पहचानी चरचराहट जो दिन में शोर में दब जाती है, उस रात सड़क पर साफ सुनाई दे रहे थे। हवा में शादी के फूलों की बची कुची महक थी और गोपाल की जेब में 400 रुपए, जो उस जमाने में कम नहीं होते थे। वो खुश था, थका हुआ था मगर खुश था। गोपाल वर्मा, उम्र कोई 32-33 साल, दुबला पतला, माथे पर हमेशा पसीने की एक लकीर और आंखों में वो किस्म की थकान जो सिर्फ करीबी नहीं बल्कि जिम्मेदारी देती है। घर में बीवी थी, 2 बच्चे थे और एक बूढ़ी माँ जिनकी दवाई हर महीने 60 रुपए की आती थी। पानी पूरी का ठेला उसकी रोजी नहीं था, वो उसकी पूरी दुनिया थी। रामपुर गांव के चौक पर वो रोज बैठता था, दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक। उसकी पानी पूरी मशहूर थी, पुदीने इमली का वो पानी जिसका नुस्खा उसने अपनी माँ से सीखा था। लोग कहते थे कि गोपाल के हाथ में जादू है। गोपाल कहता था कि जादू नहीं, बस थोड़ा काला नमक ज़्यादा डालता हूँ। उस शाम बरेली रोड के उस पार वाले गांव करमपुर में किसी बड़े घर की शादी थी। किसी ने जिक्र किया, किसी ने सिफारिश की और सुबह ही एक आदमी उसके पास आया था। 200 पानी पूरी चाहिए, साथ में बैठकर खिलाओगे भी? 400 रुपये में तय हुए। गोपाल ने हाँ कह दी। उसने घर में बीवी सुमित्रा को बताया तो वो बोली, रात को कैसे आओगे? गोपाल ने हंसकर कहा, पैरों से। सुमित्रा ने कुछ नहीं कहा, बस माथे पर एक शिकन आई और चली गई। वैसी शिकन जो बीवियां तब बनाती है जब उन्हें डर तो लगता है मगर रोकने का हक नहीं होता। शादी में रात भर शोर रहा। ढोल था, शहनाई थी, बच्चों की चीखें थी और बुजुर्गों की खांसी। गोपाल ने मेहनत से सबको खिलाया, एक एक पूरी में पानी भर के उंगलियों से थमाते हुए। महिलाएं कहती थी एक और, मर्द दूसरी तरफ मुंह करके मांगते थे, बच्चे जबान चटकारते थे। रात के करीब 12 बजे आखिरी थाल उठ गई।
मेज़बान ने पैसे दिए। गोपाल ने झुककर सलाम किया और ठेला उठाया। बाहर निकला तो ठंडी हवा का एक झोंका आया। अक्टूबर का महीना था। दिन में गर्मी, रात में वो हल्की ठंड जो कानों को सुन्न कर देती है। गोपाल ने गमछा कंधे से उठाकर सिर पर लपेटा और चल दिया। करमपुर से रामपुर दूरी कोई 7-8 किलोमीटर की होगी। 90 के दशक में वो रास्ता कैसा था, ये समझने के लिए आज के किसी शहरी को थोड़ा जहन पर जोर डालना होगा। न स्ट्रीट लाइट, न पक्की सड़क पूरी तरह, न मोबाइल फ़ोन, बस एक मिट्टी और गिट्टी का रास्ता जो अंधेरे में एक पतली धारी की तरह नजर आता था। दोनों तरफ जंगल नहीं था, ठीक ठाक जंगल था। नीम, पीपल, कीकर के पेड़ और उनके बीच से गुजरती हवा की आवाज़ जो कभी कभी किसी फुसफुसाहट जैसी लगती थी। गांव के लोग जल्दी सो जाते थे उन दिनों। 9 बजे के बाद घरों में चिराग बुझ जाते थे। 10 बजे तक कुत्ते भी थक जाते थे। 12 बजे के बाद बस सन्नाटा, वो सन्नाटा जिसमें अपनी सांसों की आवाज़ तलक भी सुनाई देती है। गोपाल चल रहा था। ठेले के पहिए चरचरा रहे थे। उसके कदम थके हुए थे मगर कदम उठते जा रहे थे। जैसे जेब में 400 रुपए हों तो पाँव में अपने आप ताकत आ जाती है। कोई 1.5 किलोमीटर चला होगा कि वो जगह आई जहाँ सड़क एक मोड़ लेती है और मोड़ के बाद बाईं तरफ एक पुराना कुआं है। दाईं तरफ एक बहुत पुरानी पीपल की पेड़ है। उस पेड़ के बारे में गांव में तरह तरह की बातें थीं। कोई कहता था वहाँ एक साधु की समाधि है। कोई कहता था रात को उस पेड़ से आवाज़ें आती हैं। गोपाल को इन सब बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं था मगर उस रात उसने उस पेड़ की तरफ नहीं देखा और तभी वो सामने आ गई। अचानक, जैसे हवा में से निकल कर आई हो। एक लड़की, पतली, उम्र कोई 16-17 साल, सफ़ेद सलवार कमीज़ पहने, बाल खुले थे। चेहरा गोपाल ने देखा और एक पल के लिए उसके पांव रुक गए। चेहरा बहुत पीला था। उस तरह का पीलापन नहीं जो बीमारी में होता है, उस तरह का जिसे देखकर कलेजे में एक अजीब सी सिहरन उठती है। भैया, उसने कहा। आवाज़ अजीब थी, बहुत धीमी मगर बिल्कुल साफ, जैसे कानों के अंदर सीधे उतर रही हो। मुझे पानी पूरी खानी है। गोपाल ने एक पल सोचा, फिर कहा, बिटिया खत्म हो गई सब, कल आना चौक पर। मगर लड़की नहीं हिली। उसने फिर कहा उसी धीमी आवाज में, भैया बहुत दिनों से नहीं खाई, बस एक बार। गोपाल ने ठेले में झांका। उसने सच कहा था, पूरियां खत्म थी मगर एक कोने में कपड़े में लिपटी 6-7 टूटी हुई पूरियां पड़ी थी। वो जो परोसने लायक नहीं होती, इधर उधर हो जाती हैं और टूट जाती हैं। गोपाल खुद खा लेता था उन्हें या फेंक देता था। उसने लड़की को देखा, उसने पूरियां देखी और फिर जैसा गोपाल का स्वभाव था, उसने ठेला रोक दिया। बैठ जा, टूटी हुई हैं मगर पानी वही है। लड़की बैठ गई, या यूं कहें कि वो पहले से ही खड़ी थी और धीरे से नीचे हो गई। सड़क के किनारे ज़मीन पर बैठने में उसे कोई हिचक नहीं थी। गोपाल ने इमली का पानी निकाला, अभी भी ठंडा था। उसने मटके में रखा था। पुदीने की महक उठी। उसने पहली पूरी भरी और लड़की को थमाई। लड़की ने लिया। गोपाल ने उसकी तरफ देखा और ध्यान गया कि लड़की के हाथ में कोई कड़ा नहीं था, ना चूड़ी ना मेहंदी,
एक 16-17 साल की लड़की उस जमाने में बिना चूड़ियों के, ये अजीब था। मगर उसने कुछ नहीं पूछा। दूसरी पूरी भरी, तीसरी, चौथी, लड़की चुपचाप खाती रही, कुछ नहीं बोली। गोपाल ने कहा, इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही है? लड़की ने जवाब देने से पहले एक पल रुककर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें, गोपाल को बाद में याद आया, उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं और उनमें एक अजीब सी गहराई थी। वो गहराई जो किसी पुराने कुएं में होती है। नीचे देखो तो लगता है कि नीचे कुछ है, मगर क्या है दिखता नहीं। घर जा रही हूं, उसने कहा। कहाँ है घर? पास में। गोपाल ने सोचा, इस रास्ते पर कोई घर है ही नहीं, ये रास्ता तो जंगल के बीच में है। मगर उसने फिर कुछ नहीं कहा। 5वीं पूरी, और तब लड़की ने बिना किसी भूमिका के, बिना किसी वजह के कहा, भैया उस कुएं के पास मत जाना। गोपाल के हाथ एक पल को रुके। कौन से कुएं के पास? वही जो आगे है, बाईं तरफ। गोपाल ने उस कुएं के बारे में सोचा जो मोड़ के बाद था, जहां से वो अभी आया था। यानी वो कुआं पीछे था, आगे नहीं। उसने लड़की को देखा, लड़की खाती रही। उसमें क्या है? गोपाल ने पूछा। लड़की ने आखिरी पूरी ली और धीरे से कहा, पानी। 6ठी पूरी खत्म हुई, 7वीं बची थी। गोपाल ने वो भी भरी और लड़की को दी। लड़की ने लिया, खाया और फिर उठने लगी। रुक, गोपाल ने कहा। पैसे? लड़की ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। वो मुस्कान गोपाल को आजीवन याद रही। उसने बाद में कई लोगों को बताने की कोशिश की, मगर शब्द नहीं मिले। वो मुस्कान दुखी थी, इतनी दुखी कि देखने वाले के सीने में कुछ भर आए। मगर उसमें एक शुक्रगुजारी भी थी, गहरी, असली। भैया आपसे पैसे नहीं लूंगी, उसने कहा। मतलब तू देगी नहीं? नहीं, आप लेंगे नहीं। और इससे पहले कि गोपाल कुछ कहता, वो मुड़ गई और चलने लगी। गोपाल ने पीछे देखा। लड़की सड़क पर चली जा रही थी और अंधेरे में जहां गोपाल की टिमटिमाती लालटेन, उसकी रोशनी नहीं पहुंचती थी, गोपाल ने 5 कदम उसके पीछे चला। सुन, उसने कहा। लड़की रुकी, पलटी और गोपाल एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि क्या देख रहा है। लड़की पलटी थी, मगर उसके पैर नहीं पलटे थे। उसका चेहरा गोपाल की तरफ था, उसकी पीठ उस तरफ जहां वो जा रही थी, और उसके पैर अभी भी आगे की तरफ थे। यानी पांव और चेहरा दोनों अलग अलग दिशाओं में। गोपाल की सांस रुक गई। लड़की ने कहा उसी धीमी आवाज में, कुएं के पास मत जाना। और फिर वो अंधेरे में घुल गई, सचमुच घुल गई, जैसे धुआं हवा में मिल जाता है। गोपाल वहां कितनी देर खड़ा रहा उसे नहीं मालूम। जब होश आया तो उसके पूरे बदन पर पसीना था। अक्टूबर की ठंड में उसने ठेला उठाया और चलने लगा। मोड़ आया, दाईं तरफ पीपल था, बाईं तरफ कुआं था। गोपाल की नज़र कुएं पर पड़ी और वो तेज कदमों से उसके पास चला गया। वो नहीं जानता था क्यों, शायद उसे लगा कि लड़की ने जो कहा वो एक चेतावनी थे। मगर जब तक चेतावनी की वजह ना जाने, इंसान रुकता नहीं। कुएं पर झुककर उसने नीचे देखा। अंधेरा था, कुछ नहीं दिखा। फिर उसने लालटेन कुएं के ऊपर की और नीचे झांका।
कुएं के तल में पानी के ऊपर एक सफेद कपड़ा था, तैर रहा था। गोपाल को समझने में एक पल लगा। वो कपड़ा नहीं था, वो एक सलवार कमीज का टुकड़ा था, सफेद। और उसके साथ पानी में एक चीज और थी, एक जोड़ी चप्पलें कुएं के किनारे पर रखी हुई। गोपाल भागा, सीधा बिना रुके। गांव पहुंचा तो रात के 2 बज रहे थे। वो सीधे गांव के चौकीदार रमेश काका के घर गया और दरवाज़ा पीटा। रमेश काका निकले, आंखें मलते हुए, गाली देते हुए। गोपाल ने जो देखा वो बताया। रमेश काका चुप हो गए, फिर बोले, किसे देखा था तूने? गोपाल ने लड़की का हुलिया बताया। सफ़ेद सलवार कमीज, खुले बाल, पीला चेहरा, बड़ी आंखें। रमेश काका का चेहरा बदल गया। वो अंदर गए, कुछ देर बाद निकले और गोपाल को बताया, उस कुएं के पास 3 महीने पहले एक लड़की मिली थी। उसका नाम था रेखा। करमपुर के पंडित हरिदत्त की बेटी थी, 16 साल की। रेखा पढ़ने में होशियार थी। उस जमाने में उस गांव में होशियार लड़की का मतलब एक भारी बोझ। पंडित जी ने उसकी शादी तय कर दी थी एक 40 साल के विधुर से, जो 3 बच्चों का बाप था और जिसकी पहली बीवी किसी ने नहीं देखी थी। रेखा ने मना किया था, पंडित जी ने सुना नहीं था। एक रात रेखा घर से निकली और वापस नहीं आई। सुबह उसकी चप्पलें कुएं के किनारे मिली। पानी में उसका दुपट्टा तैर रहा था। रेखा का बदन नहीं मिला, कुआं गहरा था। गोपाल ने ये सब सुना। वो देर तक चुप रहा, फिर उसने पूछा, वो पानी पूरी खाती थी क्या? रमेश काका ने अजीब नजरों से देखा, बोले, क्यों? बस ऐसे ही। रमेश काका कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हाँ, उसे बहुत पसंद थी। तेरे ठेले पर भी आती थी, हफ्ते में 1-2 बार। शादी तय होने के बाद से बंद हो गई थी, बाप ने कहीं जाने नहीं दिया था। गोपाल की आंखें भर आई। वो नहीं जानता क्यों, वो उसे जानता नहीं था। शायद उसे याद भी नहीं था कि कोई रेखा उसके ठेले पर आते थे सैकड़ों लोगों के साथ। मगर वो लड़की जो 3 महीने से अपनी अधूरी जिंदगी में किसी कैद में थी, उसे आखिरी रात में पानी पूरी याद था। और किस्मत या जो भी इस दुनिया को चलाता है, उसने गोपाल को वहां से गुजारा। अगले दिन गांव में हल्ला मच गया। पंचायत हुई, पुलिस आई, देर से, लापरवाही से, जैसे उन दिनों आती थी। कुएं में जाल डाला गया। रेखा का बदन मिला 3 महीने बाद। पंडित हरिदत्त के ऊपर मुकदमा हुआ। हालांकि उस जमाने में ऐसे मुकदमों का अंजाम क्या होता है ये सब जानते हैं, मगर गांव ने जान लिया। और गांव में जो लोग लाज होती थी वो पुलिस से ज्यादा भारी होती हैं। गोपाल ने कभी उस रास्ते से रात को फिर सफ़र नहीं किया, मगर एक बात उसने ज़रूर की। हर साल उस तारीख को जब रेखा गई थी, वो उस पीपल के पेड़ के पास जाता था दिन में अपने ठेले के साथ, और वहाँ कुएं के किनारे वो एक थाल में पानी पूरी रखता था, पुदीने इमली के पानी के साथ। खाली थाल लेकर वापस आता था हर बार। उसके बेटे ने एक बार पूछा, बाबा ये किसके लिए रखते हो? गोपाल ने जवाब दिया, एक बच्ची के लिए जो बहुत दूर चली गई, मगर जाने से पहले मुझे एक ज़रूरी बात बताई। क्या बाबा? गोपाल ने थोड़ी देर सोचा। यही कि कुछ चीज़ें जो हम देख नहीं सकते वो होती हैं, और कुछ लोग जो चले जाते हैं वो पूरी तरह नहीं जाते।
बस थोड़े और गहरे चले जाते हैं, इतने गहरे कि हम उन्हें देख नहीं सकते, मगर वो हमें देख सकते हैं। बेटा चुप रहा, शायद उसे समझ नहीं आया। गोपाल ने ठेला उठाया और चल दिया। रामपुर के लोग आज भी कहते हैं कि उस पीपल के पेड़ के पास रात को पुदीने की महक आती है जब कोई नहीं होता, और जब होती है तो इतनी तेज होती है कि लगता है किसी ने अभी अभी वहाँ पानी पूरी बनाई हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।